गुड आफ्टरनून क्लास 9th। लास्ट क्लास में हमने देखा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ एक्चुअली हम एटम्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था और एटम्स के बारे में डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी प्रपाउंड की थी। एटम्स को लेके एटम्स के बारे में डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी प्रपाउंड की थी। उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिस थ्योरी का बेस जो था वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी उस वक्त तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एग्जिस्टेंस में आ चुका था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर गिवन बाय लेवोजियर एंड प्राउस्ट। हमने दो मेन केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज देखे थे। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का हमने दो लॉ देखा था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो वी विल स्टार्ट विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। अब हम एक एक करके डाल्टन के पॉस्टुलेट्स को लिखते जाते हैं और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर फर्स्ट। उनके जो मेन पॉस्टुलेट्स थे उनमें पहला पॉस्टुलेट था ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। एटम नाम उन्होंने एज इट इज़ रखा था, जो एटम नाम डेमोक्रिटस ने सजेस्ट किया था। ग्रीक नेम था, एटमॉस से आया था विच मीन्स इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर का नाम रखा, उस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर का उन्होंने नाम रखा एज इट इज़ उन्होंने रखा नहीं बल्कि उन्होंने उसी नाम को कैरी ओवर किया जो नाम डेमोक्रिटस ने सजेस्ट किया था। सो ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और अ मिक्सचर, all matter just a minute. First point, all matter whether an element or a compound or a mixture is made up of extremely small indivisible which cannot be divided। एटमॉस का मतलब ही था indivisible, small particles called atoms। particles called atoms। So this is the first postulate of Dalton's atomic theory कि सारे के सारे मैटर भले ही वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, एनी टाइप ऑफ मैटर वॉट एवर द मैटर इज़, वो सारे के सारे मैटर बने हुए हैं वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। Clear? Very small indivisible particles called atoms. Second point, atoms of all the elements are identical in all respects. Atoms of all the elements, atoms of all, atoms of the same element, not all, the atoms of the same element are identical in all respects, that is size, mass, density, anything, size, mass, properties, physical property, chemical property, anything, size, mass, properties। ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का मतलब है कि एक ही एलिमेंट,
एक ही, अगर हम सोडियम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो सोडियम एलिमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सोडियम एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स सोडियम के ही एटम्स होंगे और वो सारे के सारे एटम्स आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स। उन सब का साइज एक होगा, उन सब का मास एक होगा, उन सब की सारी प्रॉपर्टीज़ एक होगी। अगर एक ही एलिमेंट का एटम है, अगर ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो वो हर तरीके से एक जैसे होंगे, सोडियम का है तो एक जैसा होगा, आयरन का है तो एक जैसा होगा। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो वो हर तरीके से इन ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट वो आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। नाउ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस, मास एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Atoms of different elements have different sizes, mass and different properties अगर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, सपोज हमने एक एलिमेंट लिया है ऑक्सीजन का और दूसरा एटम हमने लिया है क्लोरीन एलिमेंट का। एक हमने ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम लिया और दूसरा हमने क्लोरीन एलिमेंट का एटम लिया, तो वो दोनों के दोनों एटम्स हर तरीके से बिल्कुल अलग होंगे। दो एलिमेंट के एटम्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। दोनों साइज में भी अलग होंगे, दोनों मास में भी अलग होंगे, दोनों प्रॉपर्टीज़ में भी अलग होंगे। अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो वो कभी भी सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, लेकिन सेम एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो हर तरीके से वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। क्लियर? जस्ट लाइक ट्विन्स, जिसे ट्विन्स हम आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं, उसी तरह का है कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो दे आर ट्विन्स, दे आर आइडेंटिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स Fourth point, atoms of the same or different elements may combine. Atoms of the same or different elements may combine to form molecules और compounds। ये जो भी हम कंपाउंड पढ़ते हैं या जो भी हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे बनते कैसे? एक्चुअली जब कंपाउंड बनता है तो भी एटम्स, एलिमेंट तो है लेकिन एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करते हैं। ठीक है, एलिमेंट का एक एक एटम दूसरे एलिमेंट के एक एक एटम के साथ कंबाइन करता है, तब जाके हमारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम बात करें NaCl की, तो NaCl में हमारा सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है। एलिमेंट तो सोडियम और क्लोरीन ही है, लेकिन ये बना क्या जब एक सोडियम का एटम, सोडियम एलिमेंट का एक एटम क्लोरीन एलिमेंट के एक एटम के साथ कंबाइन करता है, तब हमारा बनता है एक मॉलिक्यूल NaCl कंपाउंड का। ठीक है, हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है NaCl कंपाउंड का। तो जब भी कॉम्बिनेशन होता है मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनने के लिए, तो एक एक एटम के साथ कंबाइन करता है, तब जाके हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो डाल्टन का कहना है कि अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होना है तो एक तरह के एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स भी कंबाइन कर सकते हैं। जैसे
ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में है O2 मतलब O एंड O, यानी यहाँ एक ही तरह के एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम CO2 की बात करें तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। या आप NaCl ही देख लो, NaCl में दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। एलिमेंट्स तो कंबाइन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन एकदम एटम्स के बेसिस पे होता है, बिल्कुल एटम के स्टेट में जाके होता है। एटम्स कंबाइन करते हैं आपस में, तब जाके हमारा मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनने के लिए एक सिमिलर तरह के एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स में कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। Now when elements combine to form compounds, they do so in whole number ratio. When atoms of different elements combine to form compounds, they do so in whole number ratio. होल नंबर रेशियो का मतलब है when atoms of different elements combine to form compounds, they do so in whole number ratio, that is 1:1, 2:1, 2:3, 4:1, 3:2, 3:1 इस तरीके से कंबाइन करते हैं। या 1:3 होल नंबर रेशियो में कभी भी एटम्स फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं कर सकते कि हम कह दें कि हाफ एटम हमारा हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा और एक एटम 1:2, 2:1, ऐसा कोई रेशियो नहीं होता है। एलिमेंट्स एटम्स जब भी आपस में कंबाइन करेंगे वो होल नंबर के रेशियो में करेंगे, हमेशा दे विल कंबाइन इन अ होल नंबर रेशियो। फ्रैक्शन कभी नहीं होगा। ये नहीं है कि आधा एटम इसका कंबाइन करेगा, आधा एटम उसका कंबाइन, ऐसा कुछ नहीं है। या आधा इसका कंबाइन कर रहा है, 3/4 उसका कंबाइन कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी कॉम्बिनेशन होगा ऑलवेज होल नंबर रेशियो 1:1, 1:2, 1:3, 4:1, 3:1, एनीथिंग जो भी करेगा बट इन अ होल नंबर रेशियो। ठीक है, इन अ होल नंबर रेशियो। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट, atoms of two different elements may combine atoms of two different elements may combine atoms of two different elements atoms of two different elements may combine atoms of two different elements may combine in different ratio to form in different ratio to form more than one compound कह रहा है कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक ही रेशियो में कंबाइन करें, वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, तो आप ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड
एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दोनों के दोनों एलिमेंट्स इसमें भी ऑक्सीजन एंड कार्बन है, इसमें भी ऑक्सीजन एंड कार्बन है। डिफरेंस ये है कि यहाँ 1:1 का रेशियो है, यहाँ 1:2 का रेशियो है। एक एटम कार्बन एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है 1:1, तो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन जब एक एटम कार्बन कंबाइन कर रहा है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कहने का मतलब है। अब आप ये देख लो, SO2 SO3, सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ भी है, सल्फर ऑक्सीजन यहाँ भी है, यहाँ 1:2 है, यहाँ 1:3 है। या अब ये देख लो, H2O या H2O2, ये 2:1 है, यहाँ 2:2 या 1:1 का रेशियो है। तो ये सारे के सारे में, ये सारा आप देखो तो हर केस में यहाँ जो है एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों केसेस में सेम है, सिर्फ रेशियो अलग अलग है। यहाँ भी एलिमेंट सेम थे, रेशियो अलग, यहाँ भी एलिमेंट सेम है, रेशियो अलग है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके एक से ज़्यादा कंपाउंड दे सकते हैं। क्लियर है? दे कैन फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन डिफरेंट रेशियोज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। द नंबर, हमारा कितना पॉइंट हो गया था? 6 पॉइंट शायद हो गया था, ये 7th पॉइंट है। द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। इन अ गिवन कंपाउंड, in a given compound is always fixed। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि अगर एक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वाटर, ठीक है? आप सब जानते हो वाटर इज H2O। हम जब भी वाटर कहेंगे, वेन एवर वी टॉक अबाउट वाटर, हम बात कर रहे हैं H2O की, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में कंबाइंड है। यानी वाटर मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हम वाटर अगर कहें तो वाटर का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि हम H2O2 कह रहे हैं, या वो CO2 हो गया, या वो C2O हो गया। दिस इज़ नॉट लाइक दिस। अगर हम किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो वो कैसा भी हो, कहीं का भी हो, कहीं से भी आया हो, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे और उनका जो रेशियो होगा, उनका जो नंबर होगा, वो हमेशा फिक्स होगा। H2O कभी भी C2O नहीं बन सकता, वाटर को कभी भी हम C2O नहीं लिख सकते, वाटर को कभी भी हम H2O2 नहीं लिख सकते, वाटर को कभी भी हम CO2 नहीं लिख सकते हैं। तो वाटर, हम कभी भी वाटर बोल रहे हैं तो वाटर मतलब H2O ही होगा, हम वाटर का मतलब H2O ही जानते हैं। यानी अगर हम वाटर कह रहे हैं तो वाटर में हाइड्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन ही होगा, एंड ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट मीन CO, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट मीन्स SO2। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कह रहे हैं, अगर वो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, एंड ऑलवेज इन द रेशियो 1:2। एक गिवन कंपाउंड में, चाहे वो कंपाउंड हमें कहीं से भी मिला हो, एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड वो कंपाउंड हमें मिला हो, कहीं से भी
तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फिक्स होंगे और उन एलिमेंट्स के जो एटम्स प्रेजेंट होंगे उनका रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा। किसी भी हाल में ना वो एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं ना ही उनका रेशियो। अगर एलिमेंट चेंज हो गया तो कंपाउंड बदल जाएगा, रेशियो चेंज हो गया, यहाँ देखो एलिमेंट्स सेम हैं बट रेशियो अलग है, तो रेशियो अलग होने से क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है, दोनों हर तरीके से एक दूसरे से अलग है। एक गिवन कंपाउंड, जिस कंपाउंड एक गिवन कंपाउंड में चाहे वो कहीं से भी आया हो उसमें एलिमेंट्स फिक्स होगा, वही एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, दूसरा नहीं हो सकता, और उनका रेशियो भी ऑलवेज फिक्स होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. Atom is the smallest particle, atom is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम वो सबसे छोटा, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है हम उसको कहते हैं एटम। कभी भी एटम फ्रैक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 9. एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम कैन नाइदर be created nor be destroyed. Atoms can neither be created nor be destroyed. That is, the atom is indestructible. That is, atom is indestructible. अगर दो एटम कंबाइन कर रहा है किसी भी, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में दो एटम कार्बन का है तो प्रोडक्ट साइड में भी एटम दो होगा। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही चीज़ है बेटा, ये एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर दो एटम कंबाइन कर रहा है कार्बन का रिएक्टेंट साइड में, अगर हमने कार्बन का दो एटम लिया है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में किसी ना किसी रूप में वो दो एटम वापस आ ही जाएगा। हम किसी भी हाल में एटम को ना बढ़ा सकते हैं ना ही ये दो के बदले प्रोडक्ट में एक नहीं हो जाएगा या दो के बदले प्रोडक्ट में चार नहीं हो जाएगा। किसी भी तरीके से एटम को हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसी वजह से आप क्लास 10th में जब बैलेंसिंग स्टार्ट होगी, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, तब आप, यही रीज़न है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना होता है, इसलिए कि हम ना मास को क्रिएट कर सकते हैं या ना हम एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसके लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इसी तो यहाँ कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम ना एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? एटम इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये थी डाल्टन्स की कुछ एटॉमिक थ्योरी, लेकिन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हो गए। एक्चुअली डाल्टन का तो पहला ही पॉइंट यही था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है दैट इज़ कॉल्ड एटम। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। पहले जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक एटम को डिफाइन नहीं किया जाता था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ अ मैटर। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो ये चीज़ तो नहीं हो, अब ये चीज़ तो नहीं कह सकते कि हम वो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड।
वो किया जा सकता है। तो अब जब हम एटम को डिफ़ाइन कर रहे थे तो एटम को डिफ़ाइन करने का तरीका फिर बदल दिया गया। हम एटम अभी देखेंगे हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। सबसे पहला तो उनके ड्रॉबैक में था एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एट द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। अब तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल कंसिडर नहीं किया जाता है। एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम आर नो लॉन्गर considered atoms are no longer considered as the smallest indivisible particle। ठीक है, इसको आप जस्ट बिकॉज की स्टडीज हैव शोन इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। This is because recent studies have shown that atom is made up of still smaller particles called electron, protons and न्यूट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद ये तो क्लियर हो गया कि एटम कैन नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बिकॉज एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट था एलिमेंट्स ऑफ द सेम atoms of the same element may have different masses। atoms of the same element may have different masses। हमने क्या देखा था कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहती थी कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो वो हर रेस्पेक्ट में सेम होंगे। दे विल बी आइडेंटिकल इन मास, इन साइज एंड ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी दे विल बी आइडेंटिकल। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो ये भी एक ड्रॉबैक में आ गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का। अब ये जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तब ये देखा गया कि नहीं, एक तरह के एलिमेंट्स का भी एटम अगर होगा तो उसका मास अलग अलग हो सकता है। डाल्टन का कहना था ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन बाद की डिस्कवरीज ने बताया कि नहीं, एक ही तरह के एलिमेंट के भी एटम्स होंगे तो उनके डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो क्लोरीन का। क्लोरीन हमारा 35, क्लोरीन हमारा 37। ये क्लोरीन है हमारा जिसका मास 35 है और ये दूसरा क्लोरीन है जिसका मास 37 है। तो इस तरह के एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट that is having same atomic number, atoms of the same element that is having same atomic number
having different masses, having different mass number are called isotopes. तो वैसे एटम्स सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनका एटॉमिक, अगर एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होना ही होना है। अगर एटॉमिक नंबर चेंज कर रहा है इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ही बदल रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इनको कहा जाता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी भी वैसे ही आइसोटोप्स है हमारा 1H1, 1H2, 1H3, C12, C14, ये सारे के सारे आइसोटोप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग है। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन की वो थ्योरी कि अगर सेम एलिमेंट का एटम होगा, सेम एलिमेंट का अगर एटम होगा तो उसकी हर प्रॉपर्टी सेम होगी, ये थ्योरी डाल्टन की गलत प्रूफ हो गई, क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम होने के बावजूद भी दे हैव डिफरेंट मासेस। ठीक है, सो आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने डाल्टन के इस पॉइंट को भी गलत प्रूफ कर दिया। नाउ थर्ड वन इज, उसी तरह डाल्टन ने कहा था कि अगर दो डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स के एटम होंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो वो हर तरीके से डिफरेंट होंगे। बट यहाँ भी आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद ये भी गलत प्रूफ हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट भी अगर होंगे तो उनके मास, डाल्टन का कहना था नहीं सेम होगा लेकिन सेम हो सकता है। Atoms of different elements may have same masses, ठीक है। जैसे हमारा पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम हमारा होगा आर्गन। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। यस आई वाज राइट, इट्स आर्गन नॉट पोटेशियम। जैसे आप देखो आर्गन 1840, कैल्शियम 2040, ठीक है। ये दोनों दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, एक कैल्शियम है दूसरा आर्गन है, लेकिन दोनों का मास नंबर देखो सेम है, दोनों का मास सेम है। यानी कि ऐसे भी एलिमेंट्स के एटम हो सकते हैं, ऐसे भी एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी ऐसे हो सकते हैं जिनका मास सेम हो। तो एलिमेंट्स, जस्ट अ मिनट, elements having different atomic number but same mass number are called isobars। तो ये आर्गन और कैल्शियम जो है एक्चुअली दे आर आइसोबार्स, उनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन उनका मास नंबर सेम है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स कहते हैं। तो आइसोबार्स की डिस्कवरी के बाद डाल्टन की ये थ्योरी कि अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो वो हर तरीके से डिफरेंट होंगे, शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग में डिफरेंट होंगे, वो गलत हो गया, क्योंकि आइसोबार्स की डिस्कवरी ने ये प्रूव किया कि नहीं, दो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के एटम्स होंगे तो भी उनका मास सेम हो सकता है।
दिस वॉज प्रूव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। तो ये 3 पॉइंट तो गलत नहीं, एक्चुअली उन्होंने जब ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी या जब ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी तो इन सब चीज़ों की डिस्कवरी न उस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जानते थे, ना आइसोबार्स ना आइसोटोप्स के बारे में जानते थे। जब इन सब की डिस्कवरी हो गई, जब इन सब के बारे में लोगों ने जाना, तब ये सारे ड्रॉबैक्स हो गए हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। अदरवाइज जिस समय डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। उस वक्त ऑब्वियसली एटम्स के लिए कोई ऐसी थ्योरीज दी भी नहीं गई थी और डाल्टन ने काफ़ी स्टडी करके वो थ्योरीज उस समय के हिसाब से वो थ्योरीज एक्चुअली बिल्कुल करेक्ट थी। बाद की डिस्कवरीज ने उनमें कुछ ड्रॉबैक्स क्रिएट कर दिए। नाउ लास्ट है ड्रॉबैक में, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Substances made up of same kind of atoms, substances made up of same kind of atoms may have different properties. May have different properties। कहने का मतलब ये है बेटा कि substances made up of same kind of atoms may have different properties। कहने का मतलब ये है कि हम ग्रेफाइट देख लो बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों जो हैं हमारे, दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बने हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही तरह के एटम से बने हैं, बट दोनों की प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक लस्ट्रस है, एक तो बिल्कुल राइट को इतना रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू है डायमंड, ग्रेफाइट की तो वैसी नहीं है। ये हमारा बहुत लस्ट्रस है डायमंड, ग्रेफाइट तो है, शाइनी है, बट डायमंड की तरह नहीं है। उन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर तरीके से ही अलग हैं। क्लियर है? दोनों बने हुए एक ही तरह के एटम से, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी जस्ट बिकॉज कि उसमें एटम्स एक ही तरह के हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये दोनों वैरी करते हैं एक दूसरे से, इस फैक्ट के बावजूद कि दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बने हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एटम। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एटम? एटम्स। हम एटम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स स्टार्ट विथ इट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, सॉरी, smallest constituent, not element, unit, smallest constituent unit of an element which may or may not exist independently, which may or may not exist independently, which may or may not exist independently but always takes part in a chemical reaction, but always takes part in a chemical reaction, but always takes part in a chemical reaction. The size of an atom
is indicated by its radius. The size of an atom is indicated by its radius and is called atomic radius, and is called atomic radius. Atomic radius is measured in nanometer. हम पहले जब तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक एटम को डिफाइन किया जाता था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट यूनिट है, इनडिविजिबल यूनिट है। बट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं, एटम इज़ नॉट इनडिविजिबल, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उसके बाद जब हमने एटम की डेफिनेशन जब फिर न्यू डेफिनेशन दिया गया तो कहा गया एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं। एक एटम के रूप में इट मे एग्जिस्ट या इट मे नॉट एग्जिस्ट, हो सकता है ना करे, लेकिन इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का जो सबसे छोटा यूनिट पार्टिसिपेट करता है उस यूनिट को हम कहते हैं एटम। ठीक है, हमेशा एटॉमिक लेवल पर ही हमारे रिएक्शंस होते हैं, एटम्स के लेवल पर ही हमारे रिएक्शंस होते हैं। जब भी रिएक्शन होगा एक एटम के साथ कंबाइन करता है, एलिमेंट का एक एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तब केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो एटम एक स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो एलिमेंट बना हुआ है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हम किसी भी एटम का साइज एटॉमिक रेडियस से जाते हैं। आप सब जानते हैं एटॉमिक रेडियस का मतलब सेंटर से पेरिफेरी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो इसी तरह एटम के रेडियस को, एटम के साइज़ को भी एटॉमिक रेडियस में ही डिफाइन किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एटम। लेट्स मूव फर्दर। एटम्स की नेमिंग कैसे की गई, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, तो एलिमेंट्स की हम पहले यही देखते हैं कि हमने डिफरेंट एलिमेंट्स का कैसे सिंबल यूज़ करके, एक्चुअली सिंबल यूज़ करके हमने डिफरेंट एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया। हमेशा एलिमेंट्स का नाम लिखना वाज नॉट ईजियर कि हम हर जगह बड़े नाम लिखते जाएं, पूरा नाम लिखे, तो इट वाज नॉट कन्वीनियंट। तो उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए। तो सिंबल्स में क्या था, एक्चुअली सिंबल क्या है, सिंबल एक शॉर्ट तरीका है, एक पूरे फुल नेम को छोटे से में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है सिंबल। सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म है, एक पूरे से बड़े से किसी भी नेम को शॉर्ट में रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो हम उसको कहते हैं, एक फुल नेम को जब हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंबल। सिंबल से हम बहुत कुछ पता कर लेते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ m लिखते हैं तो हमें पता चल जाता है अच्छा इट्स मीटर, हम kg लिखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा इट्स किलोग्राम, अगर हम g लिखते हैं तो हमें पता चलता है इट्स ग्राम। तो ग्राम ना लिख के हमने एक सिंबल यूज़ कर लिया g, हमने किलोग्राम ना पूरा लिख के, पूरा किलोग्राम लिखने से इजी था कि हमने kg यूज़ कर लिया। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ किए गए। उसी तरह एलिमेंट्स को भी
पूरे नेम को, एलिमेंट्स को भी शॉर्ट नेम में रिप्रेजेंट किया गया, तो उसको कहाँ सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। डिफरेंट सिंबल्स दिए गए रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट्स को। तो शुरू में जब डाल्टन ने अपना सिंबल्स दिया था तो डाल्टन ने कुछ स्पेसिफिक फिगर्स दिए थे, जैसे कुछ स्पेसिफिक डिज़ाइंस दिए थे। एक्चुअली जिस समय डाल्टन ने दिया था उस समय तो बहुत कम एलिमेंट्स थे। तो डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने जब रिप्रेजेंट किया था तो हाइड्रोजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया ऐसे। उसके बाद ऑक्सीजन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया ऐसे। कार्बन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने स्पेसिफिक फिगर्स दिए, उन्होंने सिंबल्स नेम वगैरह कुछ नहीं, उन्होंने स्पेसिफिक फिगर्स दिए। उन्होंने सल्फर को रिप्रेजेंट किया ऐसे। तो एक्चुअली क्या है बेटा कि जब डाल्टन ने ये सब दिया था, इस तरह के सिंबल्स दिए थे, तो डाल्टन ने जब दिया था उस वक्त एलिमेंट्स बहुत कम थे, ठीक है, बहुत कम एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट कि हम उस तरीके से फिर फर्दर एलिमेंट्स को सिंबल्स दे सकें। तब उसके बाद बर्ज़िलियस ने एक तरीका दिया सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने का। हम तो इनका तो तरीका था, डॉट्स था, सर्कल था, शेड्स था, क्रॉस था, लाइंस थी, डिफरेंट तरीके से डाल्टन ने दे दिया। बट विथ द टाइम जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ने लगे तो इट बिकेम क्वाइट डिफ़िकल्ट टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन सच फॉर्म्स। तब आए हमारा बर्ज़िलियस का तरीका, जिन्होंने सजेस्ट किया कि हम एक मच बेटर, और आज भी वो तरीका यूज़ किया जाता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और ऑब्वियसली IUPAC ने भी उसको अप्रूव किया है। A few years later, Dalton's system was superseded. Dalton's system was superseded with chemical symbols and formulae, by John Berzelius, which we still use today. बर्ज़िलियस का कहना था कि एटम्स को इस तरह के डॉट्स वगैरह से यूज़ करने से अच्छा है कि हम लेटर्स का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करें। वी यूज़ लेटर्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स। लेटर्स को हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करें। ऑब्वियसली हम लेटर्स का ही यूज़ करते हैं, लेकिन बर्ज़िलियस के तरीके में ज़रा से मॉडिफिकेशन किया गया, और आज हम जो यूज़ कर रहे हैं which, इसको ऐसे लिखते हैं, which with little modification we still use today. बर्ज़िलियस ने सजेस्ट किया था कि हम उस तरह डॉट, सर्कल्स, लाइंस के यूज़ करने के बजाय अगर हम लेटर्स का यूज़ करें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो लिखने में भी इजी थे, वो हमें रिकॉल करने में भी इजी थे, और वो प्रिंट करने में भी इजी थे।
तो उस बर्जीलियस के तरीके में थोड़ा सा चेंज करके IUPAC ने उसको अप्रूव किया और उसमें ज़रा सा विद लिटिल मॉडिफिकेशन बर्जीलियस के सिंबल्स में करके वही तरीका है जो हम आज यूज़ कर रहे हैं हमारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे एलिमेंट्स को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, the symbol of an element, the symbol of an element is the first letter or is the first letter or first letter and another letter and another letter, first letter and another letter of the English name or Latin name of the English name or the English name or the Latin name of the elements. However, in all cases, the first letter, in all cases, the first letter is always capital. The first letter is always capital and another letter is and another letter if added is always small. तो बर्जीलियस ने लेटर्स यूज़ करने के लिए कहा था, तो विद लिटिल मॉडिफिकेशन, बर्जीलियस के लिटिल मॉडिफिकेशन के साथ, बर्जीलियस के तरीके में थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ आज हम उस तरीके को ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या कहना है कि सिंबल का, अगर सपोज़ हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन का जो लैटिन नेम है डैट इज़ फेरम, ठीक है। तो इसके तरीके, इसका हमने लैटिन नेम ही लिया और लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर F एंड सेकेंड लेटर लिया गया E। अगर हम सपोज़ करो कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन का हमारा C लिया गया, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वो तो ये तो IUPAC ने डिसाइड किया और ये जब सारे के सारे नेम्स फाइनल हुए तो किसी में उन लोगों ने 2 लेटर्स यूज़ किए और किसी में 1 लेटर यूज़ किया गया। अगर 1 लेटर यूज़ किया गया है या 2 लेटर भी यूज़ किया गया है तो पहला इंग्लिश नेम या लैटिन नेम के ही लेटर्स यूज़ किए गए। उस एलिमेंट का जो इंग्लिश नेम था या तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर उसका यूज़ किया गया, या लैटिन नेम था तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर उस लैटिन नेम से उठाया गया। लेकिन कोई भी केस हो, अगर सिंगल लेटर का भी सिंबल है या 2 लेटर का भी सिंबल है तो जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ ऑलवेज इन द कैपिटल, ठीक है, और जो सेकेंड लेटर होगा दैट इज़ ऑलवेज स्मॉल। अगर एक ही लेटर का सिंबल है तो इट्स ऑब्वियसली कैपिटल, लेकिन अगर 2 लेटर का सिंबल है तो फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर इज़ स्मॉल। नेम्स यूज़ किए गए, या तो इंग्लिश नेम्स लिए गए या फिर लैटिन नेम्स लिए गए, ठीक है। अब जैसे एल्यूमिनियम, इसी तरह एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Al से। एल्यूमिनियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Al से। जस्ट अ मिनट, अब एल्यूमिनियम को देखो। एल्यूमिनियम में बर्जीलियस ने कहा था Al और आज भी हम उसको Al ही यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह उन्होंने कहा आर्सेनिक As, तो वो भी हम आज आर्सेनिक As ही यूज़ कर रहे हैं। बेरियम Ba, आज भी हम Ba ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्रोमियम को CH बोला था, लेकिन आज प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं क्रोमियम के लिए Cr। उसी तरह कोलम्बियम,
उसको उन्होंने Cl कहा था, लेकिन अभी यूज़ होता है Nb। अब ये देखो क्यूप्रम, क्यूप्रम इज़ नथिंग बट कॉपर, जो हम कॉपर बोलते हैं इंग्लिश में, इसको उस समय भी Cu और अभी भी ये Cu से ही यूज़ होता है विथ लिटिल मॉडिफिकेशन। अब जैसे इंडियम, इरीडियम को उन्होंने कहा था I और बाद में इसको किया गया IR। अब मैंगनीज को उन्होंने कहा था Ma और बाद में इसको किया गया Mn। मैग्नीशियम को उन्होंने कहा था Ms और बाद में इसको कहा गया Mg। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे वही हैं विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस, किसी किसी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए और उसके बाद उनको आज एज इट इज़ हम यूज़ कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट आवर एलिमेंट्स। हम अपने एलिमेंट्स को नेम करने के लिए बर्ज़िलियस का ही तरीका यूज़ कर रहे हैं विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस। क्लियर है? तो ये है तरीका हमारा एटॉमिक मतलब सिंबल्स को हाउ टू रिप्रेजेंट एटम्स, एटम्स को हम सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस वाज लाइक दिस। लेट्स स्टार्ट एटॉमिक मास। The atomic mass of an element is the relative mass of its atoms as compared with the mass of an atom of C12 The atomic mass unit may be defined as देखो एटॉमिक मास को, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास इतना शॉर्ट, इतना छोटा नंबर है कि उनको यूँ बता पाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, कि हम उसको कैसे बताएं। वो इतना छोटा नंबर है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो
उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को थोड़ा कम करने के लिए एक्चुअली हम डायरेक्ट ना बता के किसी के कंपैरिजन में बताते हैं। जैसे अगर मेरे बगल में कोई एक खड़ा हो, कोई दुबला पतला मेरी फ्रेंड ही हो, खड़ी हो, वो मुझसे दुबली हो, तो हम कंपेयर करेंगे दैट आई एम हेवियर दैन हर, ठीक है, या शी इज़ थिनर दैन मी, तो ये एक कंपैरिजन हुआ, ठीक है। तो उसी तरह कंपैरिजन करके शी इज़ या मुझसे मोटी है तो शी इज़ फैट, आई एम थिनर दैन हर एंड तो ये एक कंपैरिजन है मेरे और उसके बीच में, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, हम एग्जैक्ट वेट नहीं बता रहे कि हाँ ये इतने केजी की या मैं इतने केजी की, वी आर जस्ट हम एक रिलेटिव कैलकुलेशन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो के बीच में कि मैं उससे ज़्यादा मोटी हूँ या वो मुझसे ज़्यादा पतली है। इस तरह का एक कंपैरिजन है मेरे और उसके बीच में। तो वही उसी तरीके का कंपैरिजन कि हम उससे या वो उससे कितना, तो मतलब वो मैं उससे मोटी हूँ या वो मुझसे पतली है, तो ये कंपैरिजन है जस्ट भी। तो उसी तरह का कंपैरिजन हम एटम्स के साथ करते हैं बताने के लिए, क्योंकि ये इतना डेसिमल में होता है कि उसको कैलकुलेट करना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, उसको स्केल पे बताना बहुत मुश्किल होता है। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट में कुछ नहीं है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट में हमने कार्बन का एक आइसोटोप ले लिया है C12। कार्बन के दो आइसोटोप है C12 एंड C14, जो मोस्ट एबंडेंट है दैट इज़ C12 आइसोटोप मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है, उसको एक बेसिस मान लिया गया, ठीक है। अब जैसे मुझे बेसिस मान के चार लोग यहाँ खड़े और कंपेयर किया गया, नहीं ये उससे पतली है, अच्छा ये इनसे मोटी है, ये मुझसे कंपेयर करके, उसी तरह C12 को एक स्टैंडर्ड माना गया, C12 को एक बेस मान के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास को कैलकुलेट किया गया। It was then much easier to calculate the atomic masses of all the elements. उसको बताना easy हो गया, उसको एक्सप्रेस करना easy हो गया with the help of this C12 आइसोटोप स्केल। ये एक तरह का स्केल ही समझ लो, ये एक तरह का वेइंग स्केल समझ लो, एक तरह की वेइंग मशीन समझ लो कि इसके कंपैरिजन में वो कितना भारी है, इसके कंपैरिजन में वो कितना हल्का है। हम यही चीज़ देखते हैं एटॉमिक मास में या एटॉमिक मास यूनिट में। आज आप इसका डेफिनेशन लिखिए, नेक्स्ट क्लास में हम एटॉमिक मास को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।